अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला का कहना था बहुत सी स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ है और अच्छी दैट यू वांटेड टू। नॉट रियली अच्छी वैसे अच्छा तो कल एक्साइटिंग मैच हो सकता है। आई वांट टू स्टार्ट विद, आई वांट टू टेल यू कि हमारा मौसम जो है सुनने में आ रहा है कि बेहतर होने वाला है कराची का अब फॉर द वीकेंड। हम मौसम की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो आप हम पे ये इल्जाम लगा देंगे या फिर बाज़ लोग प्यार से भी कहेंगे कि भाई अवाम पे इतना बड़ा पेट्रोल बम गिर गया है और ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं अराउंड द इशू फॉर अ व्हाइल। उसके बाद तो घंटों हमने यही बात करनी है, तो हम थोड़ा सा इधर उधर से गुजर रहे थे, लेकिन एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी आपकी, अगर आप शेयर करना चाहते हैं। हम जो है आपकी तकलीफ और आम आदमी का दर्द समझते हैं, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, सारों की तकलीफ। और बात यह है कि जब ये चॉइस आपको करनी पड़े ना कि जिस छत के नीचे आप रहते हैं या जिस घर में आप रिहाइश पजीर हैं, या तो वो बिकेगा, नीलाम होगा, या फिर आप गाड़ी से मोटरसाइकिल पर आ जाएं, या फिर चिकन की जगह दाल सब्जी खाना शुरू कर दें, लग्जरी से थोड़ा सा स्टेप डाउन, फिर आपको ये चॉइसेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर शख्स की ख्वाहिश ये होती है कि उसके सर की छत ना छिने, उसका घर ना बिके, उसके सर की छत उसके सर पर कायम रहे। सो ये वो वक्त है लिटरली मुल्क के लिए जिसमें हमें सख्त चॉइसेस लेनी पड़ रही हैं, हुकूमतों को भी, और हम सबको सर्टनली उसका खमियाजा और अफेक्ट भुगतना पड़ रहा है। सो हम ये कह रहे थे और सोच रहे थे कि कल मीलों लंबी कतारें पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी हुई थी रात 12 बजे से पहले, और इसमें टू माई सरप्राइज 1-1 करोड़ 70-80 लाख रुपए की गाड़ी थी जो लाइन में लगी हुई थी। तो उसको भी तो पेट्रोल चाहिए, मतलब व्हाई डू यू माइंड? मेरी बात सुने, जब आपने हाथी पाला है तो फिर अपने दरवाजे बड़े करने की भी हिम्मत करें। आप एक दफा पेट्रोल की टंकी फुल करा के एक और गाड़ी ऐसी निकलवा लेंगे, मतलब कहने का मतलब ये, ठीक है मैं समझ गई, आई गेट योर पॉइंट कि जब आपने इतनी बड़ी गाड़ी ले ही ली है तो फिर 30 रुपए पेट्रोल भर जाना, या इससे क्या फर्क पड़ता है? You can afford, hence you are driving that car। तो वो उस वक्त रात को वो रश, इतना कल रश था वैसे बाय द वे, तो उस लाइन में लगने की क्या ज़रूरत है? इसमें मैं आपको बताती हूँ, मेरा इसमें मंतक ये है कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी जब गाड़ियाँ होती हैं तो कम लाइकलीहुड होती है कि आप खुद ड्राइव कर रहे होते हैं, ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है। तो जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है तो उसको तो सिर्फ एक ऑर्डर ही देना होता है ना, जाके लाइन में खड़े हो जाओ, इवन इफ इट टेक्स यू आवर्स। तो वो अगर उनको खुद ज़ात पे आ जाए ये बात कि जी हमें जाके पेट्रोल डलवाना होगा, इतनी बड़ी गाड़ी एंड ऑल दैट, तो ऑफ कोर्स यू नो कंफर्ट ओवर एनीथिंग एल्स, तो वो आराम से। मेरा ये ख्याल है कि कल बिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि वज़ीर आज़म जो है वो कौम से खिताब में कुछ इस सिलसिले में और तफसील भी देंगे, तो भाई गरीब आदमी का ज़रा ख्याल करें, मोटरसाइकिल वालों के लिए कोई एक्सेप्शन निकालें, रक्षा वालों के लिए कोई एक्सेप्शन निकालें, और ये जो 2000-2500 सीसी वाली गाड़ियों वाले हैं ना, पर्टिकुलरली 2500-2000 सीसी एंड अबव, इनसे आप 30 रुपये क्या, इनसे आप 50-60 रुपये भी फी लीटर ज़्यादा रहें, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, सो दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। खैर एनी हाउ, ये सारी सूरत हाल तो है ही। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप हॉकी की रेस से कल इसलिए बाहर हो गया क्योंकि कल हम अपना एशिया कप में जापान से मुकाबला हार गए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने, अच्छा, इसके बारे में हमने जरा डिटेल में बात भी करनी है, ऑफ कोर्स हमने ये भी आपको बताया हुआ है कि श्रीलंकन विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आई हुई है, तो हाउ दैट इज हैपनिंग, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह क्या चल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। दिल हमारा कभी कभी ऐसे ट्रिब्यूट्स को देख के करता है कि हम आराम से बैठें, ये खबरें शबरें तो होती रहेंगी बाद में, और हम ये सारे गाने सुनें। क्या है, टेंशन्स तो जिंदगी में चलती रहेंगी, लेकिन हमें थोड़ा सा चिल करना चाहिए, और कभी कभार आप लोगों की हमें ऐसी एडवाइस भी आ जाती है कि काम डाउन, चिल कर लें, इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, क्या करें भाई, हालात यही है कि इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, तो लिहाजा कर दें फिर। अगली खबर तो ऐसी टिच बैठ रही है इसी बात पे, और ऑफ कोर्स ये IMF से जो मुज़ाकरात है ना, जो हमारी गले की हड्डी हमेशा बने होते हैं और एक तलवार लटक रही होती है सर पे कि भाई हम या तो आर होंगे या पार होंगे, तो अब सिलसिला लगता है कुछ सेटल हो रहा है। डेडलॉक बिल आखिर ख़त्म हुआ है, और गुज़श्ता रात हुकूमत ने वो मुश्किल फ़ैसला कर लिया जिसको बचने के लिए कई हफ्तों से कोशिश जारी थी। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत भी लीटर 30 रुपये बढ़ा दी गई है। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत हो गई है 179.86। 179.86 वाला मतलब इतना तरद्दुद क्या किया, 180 कर देते पूरा, मतलब ये कुछ पैसे बचा के किसके कशकोल में डालने, मुझे समझ नहीं आई, तो क्या हो रहा है, यही मुझे समझ नहीं आता। समटाइम्स यू वंडर कि डीजल की नई कीमत है 174.15 रुपए फी लीटर, लाइट डीजल है
48.3 ₹1 फी लीटर और मट्टी के तेल की नई कीमत है 155.56 रुपये फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्सिडी में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर सब्सिडी जो है जनाब क्या था 17.02 रह गई है, जबकि आपको ये भी बता दें कि डीजल पर सब्सिडी जो है वो 56.71 रुपए रह गई है। अभी कीमतें बढ़ाने के बाद भी सब्सिडाइज्ड पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है हमारे मुल्क में, तो सोचिए कि 30 रुपए फी लीटर बढ़ाने के बाद भी डीजल पर 56 रुपए फी लीटर जो है वो आम आदमी की जेब से, हुकूमत खजाने के जाने का मकसद क्या है? आम आदमी की जेब से जा रहे थे। आपका मतलब ये है कि अगर प्रॉपरली किया जाता तो ये इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर, इससे बहुत ज्यादा होता। मतलब आप खुद ही सोचिए ना कि 17 रुपए फी लीटर तो अभी भी सब्सिडी है, तो अभी 30 रुपए बढ़ाए तो एटलीस्ट 47 या 50 रुपए बढ़ता अगर सब्सिडी खत्म करने की बात आ रही थी। मिफ्ता इस्माइल साहब का क्या कहना है इस पर, जरा बात करें। IMF ने कहा है कि IMF भी हमें मज़ीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीज़ल की कीमत ना बढ़ाएं। हुकूमत ने फैसला किया है कि पेट्रोल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा होगा। 179.86 का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174.15 का, केरोसिन हो जाएगा 155.56 फी लीटर 15 और लाइट डीजल ऑयल हो जाएगा 148.31 का। आज भी 30 रुपए बढ़ाने के बाद डीजल पे हुकूमत 56.71 नुकसान कर रही है। ये हुकूमत अपनी जेब से, अपने पल्ले से दे रही है और हुकूमत क्या है? मैं और आप हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे हम समझते हैं कि मईशत जो है उसके अंदर बैलेंस बरकरार रहेगा। अच्छा जी, ये तो हुकूमत का कहना है और आवाम सर्टनली परेशान है, गरीब आदमी बहुत परेशान है क्योंकि इससे जुड़ा महंगाई का एक तूफान है और ये पेट्रोल की कीमत यहाँ रुकेगी नहीं प्रॉब्लम। अच्छा, फिर ऑफ कोर्स आपको पता है ना कि बहुत सा मलबा जो होता है वो जो भी पिछली हुकूमत गुजरी होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो यहाँ भी मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कह दिया कि उनका भी इसमें बहुत ही देखिए उन्होंने IMF से वादा किया था लेकिन अवाम बढ़ेंगी, लेकिन अवाम क्या सोच रही है? हम और बढ़ने भी हैं, ये होते वो होते बढ़नी तो थी। हाँ, मतलब इसके लिए तो वी ऑल न्यू कि दिस वाज गोइंग टू हैपन, लेकिन आवाम क्या कहती है ये सुनो। कि उन्होंने तो सब्सिडी दी थी, ये महंगाई मुकावमात के नाम पे निकले हैं तो अब इन्होंने उससे भी ज़्यादा महंगाई कर दी है। तेल ही पूरा करेंगे, खाना तो फिर खाएंगे। इससे फिर अच्छा ये है कि हम आटा तो ले नहीं सकते, हम जलील हो गए हैं, पहले भी जलील हुए अभी जलील हुए हैं। इसमें कीमतें बढ़ जाएंगी अब हर चीज़ की, दुकानदार भी तंग, गरीब आवाम भी तंग। अभी हम ट्रक स्टैंड से GTS आए हैं और 40 रुपये किराया आवाम से ज़्यादा नहीं हो रहा। हम कहते हैं 50 रुपये, वो कहते हैं 40 रुपये, हम तो कहाँ से दें? दुनिया मर जाएगी भूख से और क्या। ठीक है जी, रातों रात हुकूमत सामने इन्होंने क्या किया है? लोगों को मारने का काम किया है, भूखे मरेंगे लोग। ये सारी सूरत हाल है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान हसन नजीब हमारे साथ हैं जो कि साबिक मुशीर वजारत ख़जाना है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आम आदमी के लिए और अपने लिए भी हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि हमें ये तो पता है कि अरबों खरबों का नुकसान हो रहा था रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन अवाम की मुश्किलात भी अपनी जगह। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या कोई और भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने पर तनकीद करता है तो क्या वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा करता है? क्योंकि ये तो सबको पता था कि ये सब्सिडी है और ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक तो मैं कहूँगा कि आपने तो तकरीबन दोनों ने एक्सपर्ट्स की तरह बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आगाही बहुत है और ये आगाही देना ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त लोगों को तकलीफ़ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये समझें कि लोगों को दुनिया भर में तकलीफ़ हो रही है और हुकूमतें यही कोशिश कर रही हैं कि हाउ बेस्ट टू रीच टू दोज पीपल जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो हमें एक तो ये करना चाहिए था कि जब भी ये कीमत बढ़ना शुरू हुई थी, और मैं तो मार्च से कह रहा हूँ कि जब ये कीमत बढ़ना शुरू हुई थी इंटरनेशनली और कीमत जो थी कहीं $70 से बढ़ के $85 पर बैरल हुई और आज 118 अरब डॉलर है एज वी इवन स्पीक टू ईच अदर। तो ऑब्वियसली ये तकलीफ है, दुनिया भर में है, सब लोगों को है। तो हुकूमत को शील्ड करना चाहिए था जिनकी बात आपने की, मोटर बाइक्स वालों को, 3 व्हीलर्स वालों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को,
एग्री ट्यूबवेल्स को, डीजल को। अगर हम इनको शील्डेड रखते प्राइसेस से और डायरेक्ट सब्सिडी इन पे रखते तो लोगों की बात अगर हम करें तो उन पे बोझ सबसे कम होता और ये किया जा सकता था। पाकिस्तान में बहुत अच्छे डेटाबेसेस हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, चाहे वो आप उसको बेस्ट कहें फिर उसको एहसास कहें, उसमें बहुत अच्छा डेटाबेस है। उसमें आप यकीन करें कि 15 करोड़ अवाम तक का डेटाबेस है, यानी कि 33 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटाबेस है। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन लोगों को तो प्रोटेक्ट करना मस्ट है। और अब भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस 30 रुपए बढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि हुकूमत हमें बताएगी कि इन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। दे आर इन डिफिकल्टी, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, पब्लिक पॉलिसी किसके लिए होती है? इन लोगों के लिए होती है, टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, मतलब जॉब बनाना, इंडस्ट्री चलाना। तो आपकी डॉक्टर खाकान, आपकी एडवाइस अगर आपने मशवरा देना हो तो वो क्या होगा? मेरा मशवरा तो देखें, बहुत अरसे से यही चल रहा है और मैं देता भी रहा हूँ। और जियो का जब शहजाद ने प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन किया कि प्राइस बढ़ाते रहें पर एकदम इतना बड़ा जंप जो है वो बहुत प्राइस इफेक्ट लाता है। तो अगर तो हम शुरू से बढ़ा रहे होते तो आप सोचेंगे इस वक्त 5-1 रुपए कीमत बढ़ती, तो ये मतलब बढ़ती चली जाती तो बोझ कम शिफ्ट होता। अब वो नहीं किया, सो हमें 30 रुपए बढ़ाना पड़े। अब आपने ये तो बढ़ा दिया है, सो अब आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे इन सबको डायरेक्ट पैसे कैसे पहुंचेंगे ताकि जो साहिब हैसियत हैं, जिनकी बात आपने की 1.5-2 करोड़ की, राइटली आपने बात की कि जो उनको तो आप सब्सिडी ना दें, बट इनको जो है आप शील्डेड रखें ताकि इनके लिए कीमत अगर 150 रुपए पेट्रोल की पहले थी तो उसके करीब करीब ये हम हफ्तों से बात भी कर रहे हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स भी ये बात कर रहे हैं। आई वंडर कौन आकर ये समझाएगा, बताएगा कि वो डेटाबेस जो आप तस्करा कर रहे हैं जिनका, उनको बरूए कार लाते हुए कोई मैकेनिज्म बना लें ताकि गरीब आदमी जरा बच जाए और अमीरों से पैसे ले लें। अभी भी सब्सिडी डॉक्टर साहब 17 रुपए है फी लीटर पेट्रोल पे और 56 रुपए है, 56 रुपए से जायद डीजल पर। तो अल्टीमेटली IMF की अगर बातें मानी जाएं, या सर्टनली हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने मुल्क को आगे भी चलाना है, तो ये सब्सिडी भी क्या ख़त्म करनी पड़ेगी हमें मुस्तकबिल करीब में? तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये याद रखें कि इस वक्त $10 अरब के सिर्फ रिजर्व्स हैं जो कि हमारी इंपोर्ट्स को 1.5 महीना भी हार्डली कवर करते हैं। $6-7 अरब की इंपोर्ट्स चल रही हैं। मैं लोगों को समझा रहा हूँ, अगर तो खुदा ना खास्ता हम किसी डिफिकल्टी में चले जाएं जो कि हम कभी जिंदगी में नहीं गए, और आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ऐसी किसी सूरत हाल में होगा, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। सो इससे निकलने के लिए हमें अपने रिजर्व्स बिल्ड करने हैं। रिजर्व्स बिल्ड करने के लिए हमें IMF का प्रोग्राम इस वक्त करना है। IMF इज लाइक कि हम ICU में हैं तो हमें ऑब्वियसली हार्श ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उससे निकालने और जनरल वार्ड में लाने के लिए इकोनॉमी को हमें ये $10 अरब को बिल्ड करना है टू एटलीस्ट 12-13 अरब इन दी इमीडिएट, और उसके लिए $1 बिलियन IMF के चाहिए। अब अगर आपको ये IMF के $1 बिलियन चाहिए तो उनकी ये जो है सोच ये है कि ये जनरल सब्सिडी इज बैड फॉर द इकोनॉमी। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में होपफुली नॉट इमीडिएटली ये 17 रुपए भी और 56 रुपए भी जो है इनको भी हमें इन स्टैगर्ड वे उड़ाना पड़ेगा। अब ये सब डिपेंड करता है कि हमारी कैसे जो हमारी कलेक्शन ऑफ मनी है वो कैसे रहती है। अगर तो हम 6,100 अरब रुपए का टैक्स इस साल कलेक्ट कर पाए तो इसको थोड़ा कम उड़ाना पड़ेगा, वरना इससे भी हमें मूव आउट। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बड़ी बात की जा रही है और हम आवाम के लिए और अपने लिए भी आपसे पूछ रहे हैं। जो नाक़दीन है वो कह रहे हैं जनाब इंडिया को देखें, वो रशिया से सस्ता पेट्रोल ले रहा है और उसने अपने आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया है। अब क्या इंडिया रशिया से सस्ता पेट्रोल लेने की वजह से सस्ता किया गया है वहाँ पेट्रोल, या फिर टैक्सेस में कमी की गई है? और हमारे यहाँ भी ये बात हो रही है कि माजी की हुकूमत जो है, गुज़श्ता हुकूमत, वो तो बस रशिया से कंटेनर जो है वो समंदर किनारे पहुँच ही गए थे कि हुकूमत ख़त्म हो गई। तो इन तमाम बातों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, कितनी फेक न्यूज़ है, ये प्लीज़ बता दें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो पहले याद रखें कि आपकी दोनों हुकूमतों ने 17% सेल्स टैक्स होता है पेट्रोल पे, उसको जीरो कर दिया है। ये जब कीमत बढ़ना शुरू हुई तो पहली हुकूमत ने जीरो कर दिया और इस हुकूमत ने भी उसको जीरो पे रखा। नंबर 2, एक PDL होती है जिसको आप लेवी कह लें कि कोई लेवी लग जाती है, वो 30 रुपए तक लगती है। IMF से ये बात हुई है कि उसको बढ़ा के 30 रुपए तक किया जाएगा, पर उसको अभी भी 0 पे रखा गया है। तो ये दोनों चीजें 0 है। इंडिया ने जो कीमत कम की है
उसका सबसे बड़ा ताल्लुक जो है वो है कि उन्होंने अपना जो टैक्स है पेट्रोल पे उसको तकरीबन पूरे मुल्क में 12 अरब डॉलर कम किया है, और इस 12 अरब डॉलर को कम करने में रशियन ऑयल का जो हाथ है वो 6% है मेरा ख्याल है, जो वो पेट्रोल वहां से ले रहे हैं। तो ज़रूर ले रहे हैं वो उधर से, बट असल कमी जो आई है वो उन्होंने अपनी सेल्स, अपनी जो टैक्स है उसको कम के किया है। हमने मुल्क में उस टैक्स को, और हमने सबने हुकूमतों को यही कहा कि यही टाइम होता है कि आप कैसे शील्ड करें, टैक्स को ज़ीरो रखा हुआ है। तो इंडिया ने फिलहाल उस टैक्स को कम किया है, $12.5 अरब डॉलर का जो है एक फिस्कल इफेक्ट यानी कि जो बजट पे वो लिया है और उसको बोरो करके पूरा किया है। सो ये तो हम बड़े क्लियर हैं। अब आगे हमने अपने आप को ये देखना है कि हम किस तरह इस कीमत को मिनिमम बढ़ा सकें। एक अल्लाह करे कि उम्मीद ये है कि अब जो 117-18 अरब डॉलर पर बैरल का तेल है इससे बहुत ना बढ़े, पर दुनिया की मईशतें खुल रही हैं कोविड के बाद, और रशिया और यूक्रेन जो है इसकी जंग की वजह से और जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये यूरोप ने इनसे तेल लेना बंद कर दिया। चूंकि इन्होंने इनसे तेल लेना बंद किया तो जो तेल की जो डिमांड थी जो ओपेक रिलेटेड कंट्रीज थी उससे बहुत बढ़ गई, तो तेल की कीमत ऊपर चली गई। सो अब हमें दूसरी चीज जो शायद हेल्प करे, लेट्स हैव सम गुड न्यूज, कि ये जो डॉलर है आपका ये 202-203 के करीब चला गया है। इंटरबैंक कल 202 ट्रेड हुआ, पर ये करने से मुझे उम्मीद है कि देखें अगर आप राइट पॉलिसीज लेंगे ना तो ये जो डॉलर पे जो प्रेशर है ये शायद कम हो जाएगा। अगर ये प्रेशर कम होता है तो जो इंपोर्ट की कीमत है सारिफीन के लिए वो कम हो सकती है। राइट। तो अगर जल्दी से क्विकली अगर आप ये बता सके कि आपकी नज़र में कहाँ तक आपको लगता है कि ये सब्सिडी जो है, मतलब ये कहाँ तक जा सकती है बात? 200 तक भी कुछ फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं कि इट कैन क्रॉस प्राइसेस, जो पेट्रोल प्राइसेस है ये बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएंगी। देखिए, एक तो ये उम्मीद रखें कि जो इस वक्त IMF है उसके साथ चूंकि बात करके ये की गई है तो इन वन गो जो होना था, आई एम होपिंग बेस्ट कि वो हो गया है। सो फॉर द टाइम बीइंग हमारी कलेक्शन अच्छी रहे, बहुत ज़्यादा डॉलर जो है वो यहाँ से मूव ना करे बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में करे, जो कि कर सकता है बिकॉज हम एक अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो 20 रुपये 180 से 200 रुपये का डॉलर हुआ है, इससे तकरीबन 13 रुपये जो है सार्फिन के लिए कीमत बढ़ी है। तो अगर वो नीचे आ जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जी बिल्कुल जो लास्ट प्राइसिंग हुई है उस पर 17 रुपये का गैप है। मेरा ख्याल है कि शायद बजट तक ये कीमत जो है रख के चलाई जा सकती है। बट ये सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ हमारे हाथ में है, कुछ दुनिया के हाथ में है कि दुनिया कैसे मूव करती है। बट होपिंग कि ये अभी कुछ अरसा जो है इस कीमत पे हमें थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ इट सो वेल। थैंक यू। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मुशीर वजारत खजाना। अच्छा जी, एक और इतना अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं कह रहा हूँ इन्हें साबिक नहीं, इन्हें तो करंट भी होना चाहिए। हाँ, मतलब वो इतना साबिक नहीं लगना चाहिए, इनके नाम के साथ एक्सप्लेन अच्छा कर रहे हैं। एक अवार्ड, आपको पता है कि जब पाकिस्तानियों को कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं, एक्नॉलेजमेंट, एक्चुअली अवार्ड क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट होती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो जी अभी लेटेस्ट जो मिला है तंजीला खान है और इनको आलमी अवार्ड मिला है, और आपको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वैसे तो कि मुज़ाहमत की पहचान समझी जाने वाली तंजीला खान को प्रिंस चार्ल्स ने अवार्ड कौन सा दिया है? अमल खलूनी अवार्ड। इस पूरे अवार्ड का नाम ही अमल खलूनी के नाम से मंसूब किया गया है, और तंजीला को पाकिस्तान में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अहमियत उजागर करने के हवाले से अवार्ड दिया गया है। तंजीला की इस सिलसिले में एक स्टार्टअप है और नाम है गर्ली थिंग्स। तो ये इंटरेस्टिंग है। NGS, वैसे .NGS मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। आई थॉट ORG होगा। खैर एनीवे ये इनकी girlythings.pk है भाई, सॉरी वो हमारे पास कट गया था जरा, वो मेरे पास गलत प्रिंट हुआ था। मैं कह रही हूँ कि ये क्यों हमारे सामने ये है। एनीवे जी, तंजीला खान जो है वो माजूरी के हकूक़ की कारकुन भी हैं। इनका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं अपने शो पे। और तंजीला ने बुनियादी तौर पर एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसके ज़रिए घर बैठे ख़वातीन को सैनिटरी अशिया जो है, सैनिटरी पैड्स जो हैं वो फराहम किए जाते हैं, वो जिनको एक्सेस नहीं होता बहुत ही कमाल की। बिकॉज बात ये है कि ज़रूरत सारों को होती है लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, तो लिहाजा ये जो मिडल मैन वाली बात है ये ख़त्म कर दी
दिया और सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। और अवार्ड की तकरीब में अमल क्लूनी भी प्रिंस चार्ल्स के साथ थी और उन्होंने मिलके ये अवार्ड दिया। अच्छा, और आजकल कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं चूँकि तमाम इम्पोर्टेड चीज़ों पर बैन लग गया है और ये जो ख़वातीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनकी तैयारी में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स या कुछ ऐसी बेसिक जुज़्व हैं जो इंपोर्ट होते हैं और उस पर भी बैन लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर करती हैं कंपनीज़, ये पैड्स वगैरह, वो कह रही हैं जी हमारे पास इतना स्टॉक है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। सो कीमतें बढ़ सकती हैं, एक वही एक केओस हो सकता है। तो ख़वातीन से मुताल्लिक इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इसके बारे में मज़ीद फाइंड आउट करें, रीड अप भी करें। और कल कोइंसिडेंटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी बनाया जा रहा है, तो लिहाजा परहैप्स इसके बारे में ज़रा ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। लेकिन एक्सेसिबिलिटी अब हो चुकी है, तो लिहाजा कोई ये नहीं कह सकता कि जी हमारी रसाई नहीं है इन प्रोडक्ट्स तक। हम अपने इन मसलों से निकलें, पर्टिकुलरली सियासी मसलों से। तो हमें पता लगा कि चोलिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है और इलाके में लोग गर्मी और खुश्क साली की वजह से लिटरली कहत का वहाँ मसला और सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस सूरत हाल के पेश नज़र चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर चोलिस्तान में मुफ्त तिब्बी और खुश्क साली से मुताल्लिक इमदादी कैंप कायम कर दिया गया है। एटलीस्ट वहाँ ये लोग मदद के लिए पहुँच गए हैं, विच इज़ अ बिग रिलीफ फॉर द पीपल। बहावलपुर कोर ने सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर चोलिस्तान के खुश्क साली से मुतासरा अफराद को तिब्बी और इमदादी सहूलियात फराहम करने के लिए एक प्लान भी मुरतब किया है। सो पूरा मनसूबा जो है वो बनाया गया है। और आपको बताएं कि बहावलपुर कोर की जानिब से बहुत कुछ वैसे तो हो रहा है, लेकिन चनन एक जगह का नाम है, चनन पीर, बिल्कुल चनन पीर में 42 बिस्तरों की एक गुंजाइश वाले हीट स्ट्रोक सेंटर को जो है वो बनाया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कि इन जगहों पे इस किस्म के अगर आप क्लिनिक्स कहना चाहते हैं तो वो भी नहीं होते, कैंप्स लगाने पड़ते हैं जब कुछ इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो। सिविल मिलिट्री इंतजामिया के मुश्तरका ताउन से हीट स्ट्रोक के इलाज की सहूलियात, वाटर बाउजेस से लैस मोबाइल हेल्थ टीमें सहराए चोलिस्तान में जो नकल मकानी करने वाले खाना बदोश होते हैं ना, उनके लिए दूर दराज ये पहुँच रहे हैं। कैंप कायम किए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में ताकि वहाँ की आबादी और जानवरों को इलाज की सहूलत मैसर आ सके, वहाँ पानी मिल सके। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया ने चनन पीर में फ्री मेडिकल कैंप और ड्राउट रिलीफ कैंप का दौरा भी किया, जहाँ आर्मी अफसरान और कमिश्नर बहावलपुर की जानिब से जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं सिविल मिलिट्री इंतजामिया की तरफ से और पर्टिकुलरली मिलिट्री की तरफ से उसका जायजा लिया गया। आर्मी के होने नहीं चाहिए, लेकिन थैंक गॉड दैट दे डू इट, क्योंकि ये बिल्कुल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के काम होने चाहिए और ये काम ऐसे होने चाहिए जो चलते रहे। इट्स नॉट एज इफ कि जब इस किस्म की कोई सिचुएशन बनती है तो ये इंसान को याद आए कि जी हमने तो इधर कोई कैंप लगाना है, हमने तो कोई क्लिनिक ही नहीं इनको दी कि अब ये क्या करेंगे। सो इसकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, नॉट एड हॉक बेसिस पे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और एक किताब का तस्करा हमने आपसे करना है। पहले तो मैं किताब सामने रख लूं, बड़ी जी टाइमली और बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, ये ले। अच्छा, ख़वातीन से मुताल्लिक तो बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी। ख़वातीन से मुताल्लिक बहुत लोग एडवोकेसी भी करते हैं और बजा करते हैं और उनको करनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन को हमारे माशरे और पर्टिकुलरली हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल का सामना है। लेकिन एक किताब है मर्दों के हकूक़ से मुताल्लिक और मर्दों को समझने में मदद लेने से मुताल्लिक। एब्सोल्युटली, तो ये मैं कहूँगी किताब ये मर्दों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और औरतों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये समझने की इन दिस डे एंड एज वो एक गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इस किताब से वो गैप जो है ख़त्म हो सकता है। डॉक्टर कामरान अहमद हु इज़ एक्चुअली अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ राइटर इज़ विद अस और उनकी ये किताब है बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स। डॉक्टर साहब, पहले तो यही बता दें कि ये क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट औरतों पे फोकस या मर्दों पे फोकस, मर्द और औरतें दोनों मिल के ट्रांसफॉर्म होंगे। उनका ना जेंडर का जो होता है, जो पिदरशाही निज़ाम में तो हम रह रहे, तो अक्सर लोग कहते हैं कि पिदरशाही निज़ाम में मर्दों पे लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई। मेन चीज़ ये है कि पेट्रियार्की जो है वो औरतों को भी ट्रेन करती है एक ख़ास तरह से कि वो किस तरह के उसके ना वो टाइट सा एक सर्कल होता है, लेकिन मर्दों को भी तकरीबन उतना ही टाइट एक सर्कल में वो ट्रेन इससे बाहर नहीं निकलना होता। फ़र्क सिर्फ ये है कि पिछले सालों में कुछ तिहाइयों में औरतों ने बहुत ज़्यादा इस पर लिखा भी, सोचा भी कि किस किस तरह से हमारी ज़िंदगी लिमिट हो रही है और किस तरह से हम लिटरली मार खा रही हैं और उस पर बोला, उस पर अब हमने सोचना शुरू कर दिया। हमने मार्चेस किए, हमने कहा कि भाई ये अच्छा नहीं है, इसको तब्दील होना है। मर जहाँ मार खा रहे हैं
मज़े की चीज़ ये है कि उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कीमत अदा करें। कोई एग्जांपल दें। अब मर्दों का जो प्राइमरी रोल है, औरत का खूबसूरत लगो, बच्चे पैदा करो और अपनी इज्जत बचा के रखो, वो रिलेटेड है बच्चे पैदा करने। देखिए एज अ प्रोटेक्टर भी तो है वो औरत का है ना, जो उसका। मर्द का क्या है? डिफेंडर, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर। उसने कमा के लाना है, उसका नंबर 1 रोल। दूसरा उसका वो डिफेंस वगैरह से रिलेटेड है। उसके लिए उसको इतना टाइट करके रखा जाता है और उसकी ज़िंदगी, मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ ना, मेरी नज़दीक पाकिस्तान में औरतों की ज़िंदगी मर्दों की निस्बतन कहीं ज़्यादा मीनिंगफुल, रिच। उनका जो एवरीडे लाइफ है ना, वो दिल के रिश्ते, प्यार के रिश्ते, लोगों के साथ मिल के दिल की बात करती हैं, अपना शेयर करती हैं। मर्दों की ज़िंदगी जब मैं देखता हूँ तो वो वैसे इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिक बातें करते रहते हैं, लेकिन इतनी खाली ज़िंदगियाँ हैं। क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी कितना 30 साल से, मतलब आपका है कि कोई आउटलेट भी नहीं है। आउटलेट की बात नहीं हुमा, इट्स हमें रियलाइज़ भी नहीं होता मर्दों को, जिस वजह से मैंने कहा कि कितने सालों का वो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के साथ मेरा काम था कि वन नीड्स टू राइट इट, कि मर्दों की इतनी खाली हो गई हैं ज़िंदगियाँ, बिल्कुल, कि वो फिर ना गलत तरफ बात निकल जाती है, वो इनडायरेक्टली चीज़ें बाहर आती हैं। हमारा मीनिंगफुल रिश्ते, प्यार के रिश्ते, कनेक्शन बनाना कैसे है दिल का, प्राइमरीली डॉक्टर साहब अगर जो किताब ये पढ़ेंगे व्हाट विल दे टेक आउट ऑफ इट, मतलब अगर इन अ नटशेल आप बता सकें कि उसका क्या होगा कि मर्दों के हवाले से, कि वो जो मर्द पढ़ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो दब गए हैं, और हमें अगर ये पैसा कमाने का था तो उसके पीछे हमने क्या कीमत पे की, किस तरह हमसे वो सॉफ्टनेस, जो सॉफ्टवेयर स्किल्स होते हैं ना, पीपल स्किल्स, वो तो गायब ही हो जाती है। और सेंसिटिविटी, कम्युनिकेट नहीं करना, औरतों की तरह बैठ के बातें नहीं करना, और ये दिल के रिश्ते विश्ते, ये तो औरतों का घर में बच्चों के साथ प्यार के वो चीज़ें, दोज मैटर। लेकिन मर्दों के साथ मैंने इतनी दफ़ा देखा है कि रिटायर्ड मर्द हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, वो पहले वक्तों में वो अखबार लेके बाहर बैठे होते थे दरवाजे की तरफ मुंह करके, और माँ जो होती थी उसके इर्द गिर्द पूरा घर और ज़िंदगी उधर चल रही होती थी, और बाप जो है वो कहीं कोने में बैठा होता था। अब वो कभी टीवी लगा के बैठे होते हैं या कुछ, लेकिन जो लाइफ इज़ हैपनिंग अराउंड द मदर, माओ की ज़िंदगी घूमती है, और मर्दों को पता भी नहीं लगता कि हमारे साथ हुआ क्या, और हम किस चीज़ से डिप्राइव्ड हैं, किस चीज़ से डिप्राइव्ड हैं, हमारी ज़िंदगी क्यों इतनी खाली है। कभी कभी कोई मर्द मुझसे बड़ी उम्र के जब आते थे तो कहते थे कि सारी उम्र मैंने किया, मेहनत की, मैं बाहर रहा, 100 तरह के मौके आए, मैंने और बच्चे अब भी माँ के हैं। मैं वापस आता हूँ, बच्चे बड़े अदब से सलाम करते हैं झुक के, और बड़ी इज्जत करते हैं मेरी, लेकिन जाके अम्मी से बात करते हैं। बिल्कुल, एक वो स्ट्रेंजर्स वाली माँ ने बताना होता है तो कभी बता देती है कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है या कुछ, मैं उससे पूछ लेता हूँ कि परेशान लग रही है, क्या हुआ, उसको नहीं पता होता। कोई मिडिल ग्राउंड है, मतलब आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू आस्क, लेकिन आई एम जस्ट एस्पेक्ट है ये एक्सप्लोर करने के लिए, और एक्सप्लोर करने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स, अंडरस्टैंडिंग मेन, डॉक्टर कामरान अहमद की। जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो भी होती है कि फिर इसके बारे में करें क्या हम, वो वाली चीज़ ना, तो वो एक और बहुत सारा एक एस्पेक्ट है। सो इसमें वो सोल्यूशन भी मिले, वो वाले भी हैं, और 3-4 मेजर एरियाज जो हैं मर्दों के, वो अर्नर के हवाले से, वायलेंस के हवाले से, उसकी डायनामिक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने, थैंक यू फॉर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हम बहुत सी किताबों का जिक्र करते हैं बट इतना सेंसिटिवली फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव लोग समझ के, और ख़ासतौर पे फॉर यू नो हमारे रीजन के आदमी, और जो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या फील करते हैं, अ लॉट यू विल फाइंड इन दिस बुक, एंड मे बी वी विल आल्सो फाइंड अ मिडल ग्राउंड ऑफ कम्युनिकेशन। आज का बुक एनालिसिस किताब हमने आपको बता दी, आप क्या पढ़ सकते हैं अगले 1 महीने में, अगले चंद हफ्तों में। सोचना खबर हमारे पास ये है, 66 साल नामवर पाकिस्तानी को पहमा अली रज़ा सतपारा, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि एक्सीडेंट हो गया था, गिरकर ज़ख्मी हो गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई थी, 66 साल इनकी उम्र थी, और रीजनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पहाड़ से गिरने के बाद ज़ख्मी होने वाले अब इंतकाल कर गए हैं, इनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अली रज़ा ने रमा साल K2 की मुहिम चोई पर जाना था, और 1986 से कोपहमाई के शोबे से वाबस्ता हैं, और जो माउंटेनियरिंग या क्लाइंबिंग या हाइकिंग वाले जो लोग हैं, इनको एक लेजेंड की हैसियत से जानते हैं। ना सिर्फ या मतलब लेजेंड तो ये हैं, और कितने लोगों को ये ट्रेन भी करते थे, और आपको ये भी बताएं कि 8000 मीटर से बुलंद
4 चोटियों को 16 बार सर कर चुके थे। मतलब ये एक जिसको कहते हैं आम अल्फाज में तो आप पाएंगे जी इनका रोज का ही काम था, लेकिन वाकई इनके लिए इस तरह था जिस तरह दे ओन दैट दोज माउंटेन्स। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक मसला जो कि पेश आ रहा था लोगों को, सोशल मीडिया पे इस पे बहुत शोर किया जा रहा था। आई होप अब सबने इसका नोटिस ले लिया है। जी बिल्कुल, ये बात कहानी यही है कि लगता है इसका नोटिस ले लिया है। एयरपोर्ट पे बैठे जो कस्टम वाले हैं ना, वो भी जरा कान देखें, आपको पता है जब से इंपोर्टेड गुड्स का आना और पाकिस्तान में एक बैन लगा है बहुत सी चीज़ों में, तो एयरपोर्ट पे जो बैठे हुए थे सारे उनकी चांदी होगी, क्योंकि बाहर से जो भी पाकिस्तानी आ रहे थे वो लिटरली अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स की भी अगर कोई चीज़ ला रहे थे, जैसे कि चॉकलेट्स होती हैं, कोई खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें, नॉट कि वो आके बेचेंगे, वो लिटरली अपने लिए ला रहे हैं, अपने घर वालों के लिए ला रहे हैं। तो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने कस्टम्स में वो भी पकड़ना शुरू कर दिया था और आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पे ट्विटर वगैरह पे इस पे बहुत ही ज़्यादा बात हो रही थी। तो जी खबर पहुंच गई मरियम नवाज साहिबा को और उन्होंने भी इस बारे में लिखा और कहा कि दिस इज रॉन्ग और ये हम रोकेंगे और इसको होना नहीं चाहिए। और पर्सनल बैग्स की तलाशी लेना बंद करें भाई। What are you doing? बिल्कुल, मतलब ये किस किस्म के और कम परेशानी है कि इस चीज़ में भी घुस जाएं कि लिटरली लोगों को तो अब ये तकलीफ हो रही थी जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या जो वापस आना वाले हैं कि जी हमने तो कुछ खास खरीदा भी नहीं, व्हाट इफ वो हमारी ऑलरेडी जो हमारे पास चीज़ें थी वो ना निकाल के बैठ जाएं, जी ये क्या लेके आ रहे हो। और उसमें इतनी पर्सनल बात, जैसे लिटरली कोई परफ्यूम हो जाए, मेकअप की 2-4 चीज़ें हो जाए, सैनिटरी हाइजीन की चीज़ें हो जाएं, ये चीज़ें हैं कि आप लोगों के बैग से निकालें। भाई मैं दिस इज एम्बैरेसिंग। अगर कोई अपने इस्तेमाल के लिए एक फ़ोन ला रहा है या अपने घर वालों के लिए ख़ानदान में बांटने के लिए हम चॉकलेट्स ही लेके आते हैं ना, 5 kg चॉकलेट्स का वजन बनना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके घर में 20-25 बच्चे हों तो सारे बहन भाइयों के मिला के। और फिर आपको कुछ करना, ये तो ऑलमोस्ट एक मजबूरी के जुमरे में आ जाती है। आपको नहीं पता हमारा कल्चर क्या है, आपको शर्म आनी चाहिए ये हरकतें करते हुए। और पता है क्या, ये निकालते तो हैं, ये खुद अपने घरों में लेके जाते हैं। नहीं, और फिर इसलिए एक इस किस्म की भी मुहिम चल रही थी व्हिच वाज इवन सैड एंड वर्स कि जी अब अगर आपकी चीज़ें पकड़ी भी जाती हैं ना, ये चॉकलेट टाइप चीज़ें, तो उनको डिस्ट्रॉय करें एयरपोर्ट में अपने सामने, ताकि आपको पता है कि वो अगला ले जाएगा। मतलब वो आपसे लेंगे और अपने घर ले जाएंगे। और आई एम सॉरी, लैक ऑफ अगर आपके साथ कोई हमारा पे करे, कस्टम्स हुकाम में से कोई, अफसर में से कोई, और आपकी पर्सनल की चीज़ें और आपको कारोबार करने के लिए नहीं लेके आ रहे हैं, मेक अ सीन आउट ऑफ इट। नहीं दें आप कुछ, नहीं आप उनको अपनी चीज़ें जब्त करने दें। हमने किताब तो आपको बता दी कि आप वीकेंड पे कौन सी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के वीकेंड का एक ही प्लान है, particularly all those who watch and love football, and it is going to be Liverpool versus Real Madrid. Okay, nice. कल चैंपियंस लीग का, यूरोपियन फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है फ्रांस में। और यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर, पर्टिकुलरली कराची में, आई नो अ फ्यू प्लेसेस जहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे दिखाने का इसको एहतमाम किया गया है। ये बात हम बहुत बार एक्नॉलेज कर चुके हैं कि पाकिस्तान में देयर इज़ दिस इंटेंस पैशन एंड लव फॉर फुटबॉल, और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी कम है, लेकिन इसमें भी जो यंगस्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे निकल रहे हैं। So that's very good. And our girls श्रीलंकन विमेन क्रिकेट टीम का क्या बना है? गेस हम जीत गए उनसे सीरीज भी और 2 मैचेस भी, ऐसा ही है? बताएं जरा, कंफर्म कीजिए। बिल्कुल नहीं, इस पे हमने एक जरा डिटेल्ड खबर है हमारे पास। देखें, हम जीते और उस पे खबर ना हो, ये कैसे हो सकता है? थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चले हम सबसे पहले ही बता देते हैं, बहुत सियासी और बहुत सीरियस, मतलब क्या स्लैश बोरिंग नहीं, स्लैश नॉट बोरिंग, स्लैश नॉट बोरिंग, बट यू नो टेंशन ज़्यादा बातें हो गई हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द और है क्या, पेट्रोल की कीमतें वैसे ही बढ़ गई हैं। सो हम ज़रा आपको बताते हैं कि पाकिस्तान विमेन ने श्रीलंकन विमेन को 2 T20 में दूसरे T20 में 7 विकेटों से हराया और पाकिस्तान ने 103 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। आयशा नसीम 45 और बिस्मा मारूफ 22 रन बनाकर रही हैं। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है that we won. Yes, we won. So, you know, और जब ये आ भी रही थी और हम बात कर रहे थे तो मुझे ऐसी फीलिंग सी थी। 3 मैचों की सीरीज है और फैसला कुन बर्तरी हमने हासिल कर ली है 2-0 की, और इंशाल्लाह सीरीज तो हम जीत ही गए हैं। अच्छा जी, अभी जरा आगे आ जाए, आप वापस बैक टू रियलिटी। एक्चुअली तो रियलिटी से पहले आपको बता ही देते
अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा टाइम आ गया कि हम डिटेल में, और जिसको कहते हैं ना कि पोस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि कल जो आज़ादी मार्च था पीटीआई का, हकीकी आज़ादी मार्च जिसको वो कह रहे थे, तो उसका बना क्या, और फिर उसका एक जो ड्रॉप सीन हुआ कि वो एकदम से मार्च हमें ऐसा लगा कि जैसे एकदम से ख़त्म कर दिया गया, तो वो क्या बातचीत हुई? खान साहब ने क्या सोचा कि जी हम 6 दिन बाद दोबारा मिलेंगे, और अगर हम उस 6 दिन की बात करें ना तो उसमें एक दिन अब गुजर चुका है, तो अब 5 दिन रह गए हैं, तो व्हाट इज कुकिंग, व्हाट इज हैपनिंग? और अगर 30 लाख लोग लाने हैं छठे दिन, अब से 5वें दिन, तो फिर तो अब से लोग जमा करना पड़ेंगे, तो 30 लाख लोग। तो खान साहब ने जी इससे कबल दावा किया था बिल्कुल ये 20-30 लाख वाले लोगों का, तो वो भी इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो किस तरह होगा, और फिर बहुत सी और भी बातें की थी। मरियम औरंगजेब का भी रद्द अमल है इस धरने पे, और उन्होंने क्या कहा पहले तो वो सुन लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। पाकिस्तान की आवाम ये इन चेहरों को पहचानती है जो 2014 का एक्शन रिप्ले करने की कोशिश की, लेकिन 2014 में भी खाली हाथ गए थे और कल सारा दिन हवा में मुअल्लक रहे, और कल जो था आवाम को सड़कों पर छोड़कर आज सुबह बनी गाला सोने चले गए। ये है असल चेहरा इनका, और सिर्फ IMF की टॉक्स को नाकाम बनाने के लिए जो दस्तखत इमरान खान साहब ने मुआहदे पे किए थे, ये तमाम ड्रामा उस लिए रचाया गया। लश्कर कशी, फसाद और फितना की सियासत मुस्तरद हो गई है, इसलिए ये 6 दिन के अल्टीमेटम नहीं, ये इमरान खान साहब की नाकाम सियासत का मातम हुआ जो वो भाग गए, और ये 6 दिन का नहीं, ये 6 सदियों का भी अल्टीमेटम हो, तब भी इमरान खान साहब इस्लामाबाद वापस नहीं आएंगे। अब देखा जाए तो बज़ाहिर तो इमरान खान साहब को ख़ास कुछ अचीव हो नहीं सका, उनका एक भी दावा पूरा नहीं हुआ, कोई इलेक्शन की डेट भी नहीं मिली, हुकूमत भी नहीं गई, लेकिन एक और डेडलाइन देकर बेसिकली वो तारीख़ लेने के लिए आए थे और तारीख़ देकर चले गए, और इसी के साथ उन्होंने अपने हामियों को भी ज़रा अपने साथ मिलाकर रखने की कोशिश जारी रखी हुई है। एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको, मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। अच्छा जी, ये सब कुछ आपने सुन लिया, और साथ आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को साफ कहा है कि किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे, सुन लें। मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना, हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो इमरान खान को साफ कह दिया कि वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। इसके अलावा कप्तान को कल और एक झटका लगा और कौमी असम्बली में EVM और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से कई तरमीम जो की गई थी पहले वो वापस ली गई हैं, और साथ साथ नैब कवानीन में भी तब्दीली की गई है जो किसी सूरत PTI के लिए अच्छी नहीं है, और धरनों के दौरान जो तोड़ फोड़ करने पर केसेस बन रहे हैं वो अलग हैं। और अब इमरान खान साहब के पास बड़े महदूद ऑप्शंस हैं, उन्हें फौरी नज़रसानी सर्टनली प्रॉब्ली करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 6 दिन बाद वो फिर या तो लॉन्ग मार्च की कहानी दोहराएंगे या फिर आई वांट, वैसे उन्होंने कुछ बना लिया होगा दिमाग में, जैसे वो अमरीकी साजिश बनाई थी ना, कुछ बना लिया होगा उन्होंने कि छठे दिन उन्होंने क्या कहना है। और सर्टनली उनके जो फॉलोअर्स हैं विच इज़ अनडाउटेडली उनके बड़े डाई हार्ट कल्ट फॉलोइंग है, वो उस 6 दिन बाद वो जो भी कहेंगे उसे मान ही लेंगे, जैसे अमरीकी साजिश तो थी नहीं उसको मान लिया गया। और सोचने वाली बात यह है कि अब 6 दिन बाद क्या वो इलेक्शन की तारीख लेने में कामयाब होंगे, और
अगर ले गए, कामयाब हो गए तारीख लेने में, तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? अब 6 नहीं रहे ना, 5 हो गए। यही तो बताया कि वो दिन जो है वो इस तरह गुजर रहे हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके बलबूते पे वो इलेक्शन ये जीतना चाहते थे, अब वो तो मामला हो गया है डूबियस। लेट्स सी अब उसको किस तरह से आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। और कहने दीजिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोटिंग का जो मामला है, ओवरसीज़ पाकिस्तान के हकीकी जो मसाइल हैं और ग्राउंड रियलिटीज से नावाकिफ हैं। मतलब इस पे मज़ीद डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए बिफोर दीज डिसीजंस आर मेड। तो इस वक्त ये कह देना कि ये बिल्कुल गलत था या अब गलत हुआ है, इसको पहले डिस्कशन में तो लाएं। तो ऑलमोस्ट चीज़ें जो थी वो पास हो ही चली जा रही थी विदाउट इवन बीइंग डिस्कस्ड। तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ थी। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन हमारे साथ हैं। तलत साहब, इमरान खान ने धरना लपेटा, EVM ख़त्म हो गई, नैब के ऑब्वियसली आपने देख लिया हालात क्या है कि पर कुतरे गए हैं और ऐलान भी हो गया है कि इलेक्शन भी नहीं होंगे। तो बज़ाहिर ये एक दिन जो था तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सी बुरी खबरें लाया। तो यहाँ से इमरान खान आगे कैसे जाएंगे? मतलब सियासी तौर पर उनके पास क्या ऑप्शंस बचे? उनके पास होती है हमेशा वैसे ऑप्शंस होते ज़रूर है, लेकिन आपको क्या लग रहा है क्या है? देखिए, सियासी तौर पर ऑप्शंस तो इमरान खान के पास मौजूद हैं, क्योंकि अगर आपके पास वोट बैंक है और आपके पास एक सूबे की हुकूमत है तो आप कभी भी इन दोनों वसाइल को इस्तेमाल करके कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तो उससे आपके ऑप्शन भी बन सकती हैं। तो इमरान खान के लिए ऑप्शन की बहस तो मेरे ख्याल में ऐसी है जैसे किसी भी सियासतदान के लिए, लेकिन क्या वो काबिल अमल ऑप्शंस हैं? क्या वो बानतीजा ऑप्शंस हैं? क्या इससे उनका कद काट बड़ा होगा? क्या उनकी जो खोई हुई साख है वो वापस आएगी? ये सबसे बड़े इश्यूज़ हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च करने से पहले बड़े वाज़े अंदाज से एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, दर्जनों मरतबा नहीं, कई दर्जनों मरतबा उन्होंने कहा था कि मैं जब तक इलेक्शन की डेट नहीं ले लूँ मैं वापस नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल्स को भी उन्होंने कह दिया, यानी फ़ौज को कह दिया कि आप भी अपना जो है ना साइड चुन लें, और ब्यूरोक्रेसी को ये कहा और पुलिस को ये कहा, वाज़े अंदाज से बता दिया था। फिर डी चौक के ऊपर कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी सहूलत में वो पहुंच भी गए उनके वर्कर्स। इमरान खान का एकदम गायब हो जाना बहुत बड़ा लेट डाउन है। अगर आप वो वीडियो बार बार देखें जो आई एम श्योर आपने देखी होगी, जिसके अंदर इमरान खान अनाउंस कर रहे हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, हूटिंग हो रही है नीचे से। तो इमरान खान के लिए ऑप्शन अपनी साख को वापस लाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर है उनको इंतखाबात चाहिए। अब इंतखाबात उनको कब मिलते हैं? इस हुकूमत की अपनी मर्ज़ी की वजह से मिलते हैं, किसी मुआहदे के तहत मिलते हैं? ये डिटरमिन करेगा कि इमरान खान की जो खोई हुई साख है वो कितनी वापस आती है। अच्छा, ये भी तलत साहब एक डिवाइडेड ओपिनियन है कि अब वो किस तरह वापस आएंगे या क्या लाहे अमल होगा, क्योंकि उनका जो फॉलोअर है ना वो इंतजार में बैठा हुआ है, वो नहीं अभी गिव अप कर रहा। और वैसे तो किसी को गिव अप करना भी नहीं चाहिए। कल की अगर बात करें तलत साहब, तो नंबर्स नहीं थे, हकाइक का अगर जायजा लिया जाए, अब क्यों नंबर्स नहीं थे? आपको लगता है कि पीटीआई ने बड़ा एब्रप्टली इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी, प्लान नहीं कर सके, लोग नहीं ला सके, या फिर हुकूमत ने इतना क्रैकडाउन किया और जो किया, जिसको हमने क्रिटिसाइज भी किया, आंसू गैस और क्या कुछ नहीं किया, वो काम कर गया, या फिर लिटरली लोग निकले ही नहीं? मतलब क्या हुआ? देखिए, हुकूमती मनसूबाबंदी तो मैंने देखी है, वो कोई बहुत ज़्यादा मौसर मनसूबाबंदी नहीं थी। कम से कम इस्लामाबाद के हिसार की हद तक मैं आपको बता दूँ, चूँकि ख़ुद हमारा अपना इलाका जो है वो उसके अंदर आता है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हसार बंदी ऐसी हो कि सांस लेना दूभर हो जाए। लेकिन जो माजी से अगर आप मवाजना करें तो मसलन फैज़ाबाद के ऊपर इनका हसार बिल्कुल ना होने के बराबर था। डी चौक के ऊपर कंटेनर लगा के सोच रहे थे कि काम हम कर लेंगे, फ़ौज को डिप्लॉय किया लेकिन रेड जोन के अंदर किया। कंटेनर से पहले वाली जितनी रोड्स थी वो खुली रखी, सर्विस रोड्स थी वो खुली रखी, छुट्टी थी, इस्लामाबाद के अंदर कोई आवत जावत नहीं हो रही थी, तो आने वाले लोगों को बहुत सहूलत मुहैया की। फिर इमरान खान का जो काफ़िला आ रहा था उसके आगे से रुकावटें हटा दी, वो उनको डिले कर सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे इंतज़ामी काम हैं जो वो कर सकते थे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको मौसर नज़र नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो लम्हा फ़िक्री है ना, वो यही है कि आप हर वक्त झूठ नहीं बोल सकते, आप हर वक्त खाली और खोखले वादे नहीं कर सकते। इमरान खान इंक्रीजिंगली एक ऐसा चेक बनते जा रहे हैं जिनको ओवर कैश कर लिया है उन्होंने खुद ही, और एक वक्त आएगा कि उनकी किसी बात पर लोगों को यकीन नहीं होगा। अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी आपने ये क्या किया है। केपी से जब आपके पास लोग नहीं निकले, चले पंजाब में चलो मौसर कोई थी, केपी के अंदर क्या हुआ, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक इशू है।
बिल्कुल, और वहाँ तो उनकी अपनी हुकूमत है। अच्छा, बज़ाहिर अब प्रेजेंट हुकूमत को देखा जाए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये भी कुछ फेस कर रहे हैं। जैसे कि एक तो पंजाब का मामला है, फिर दूसरा ऐवान सदर ज़्यादा ताउन करने पर आमादा नेचुरली नहीं है, और सबसे बढ़कर माशी मुश्किलात। तो क्या खान साहब के धरने की नाकामी के बाद हुकूमत इस पोजीशन में आ गई है कि अब मुश्किल फैसले करेंगे और बड़ी अच्छी तरह एक साल गुजार सकते हैं? देखिए, हुकूमत भी बिल्कुल आसानी से नहीं बैठी हुई। इनके इर्द गिर्द जिस तरह आपने सवाल में बताया, बहुत सारी छोटी छोटी लैंड माइन्स हैं। वो लैंड माइन्स पटाखे भी हो सकते हैं, वो लैंड माइन्स उनको पलटा भी सकते हैं। पंजाब का आपने बिल्कुल जिक्र किया, इमरान खान की पार्टी का बहुत बड़ा इम्तिहान था, पार्टी तंजीम का बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो इम्तिहान उन्होंने फेल किया अपनी पार्टी को, और अब उसका मुतबादल क्या है वो भी उनके पास जवाब नहीं। लेकिन नून लीग के लिए पंजाब के अंदर उनका जो चीफ मिनिस्टर है उसके सर के ऊपर सवालिया निशान लटका हुआ है। गवर्नर का मामला अभी तक लटका हुआ है। परवेज़ इलाही साहब जो है एक मुसलसल दर्द सर्द उनके लिए बने हुए हैं, और सदर मुमलिकत जो है वो भी लटकती हुई तलवार है, क्योंकि उनके रास्ते के अंदर रोड़े जो है वो अटकाते रहते हैं। तो अब ये जो इशू है कि आप किस तरीके से अपने आप को स्मूथली पावर के अंदर रखें और उसके बाद उस पावर को इस्तेमाल करें, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये भी जहन में रखें कि आने वाले दिनों में मुश्किलात मुआशी फ़ैसलों की भी हैं। IMF ने आपको बताया है कि बजट आपको ख़ास तरीके का देना है, तो हुकूमत भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं है, और इलेक्शन से पहले 2 बजट देने हैं इन्होंने, कम अज़ कम 2 बजट देने हैं, एक तो देना ही देना है। तो हुकूमत भी गैर यकीनी का शिकार आपको नज़र आता है। शुक्रिया आपका तलत हुसैन साहब, आपने वक्त दिया। हुकूमत के लिए भी बहुत मुश्किल हालात हैं, और खान साहब के लिए भी ऐसे कोई सुनहरी बाग नहीं है जो तवक्को कर रहे थे या तवक्को कर रहे हैं। अच्छा, इफ़ वी हैव सम टाइम आई वुड लव टू टॉक अबाउट द फीडबैक दैट वी गेट एंड वी हैव बीन गेटिंग ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। आप क्या कर रहे हैं? मैं ज़रा सही कर रहा था नीचे से मशीनरी। खैर, एनीवे, तो कुछ फीडबैक, मतलब मेरा तो सिर्फ इतना सा ही कहना है कि आजकल जो लोग हमारे अगेंस्ट भी लिख रहे होते हैं, जी बड़ी आप सिलेक्टिवली जर्नलिज्म कर रहे हैं। देखिए, हम तो बड़े सालों से इधर ही बैठे हुए हैं, तो जब ये हुकूमत नहीं थी तो पिछली भी थी, तो हम तब भी करते थे। वाई आर यू सो सिलेक्टिव कि जब हम वहाँ सुनाते थे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई हमें इस तरह नहीं लिखता था। अब हम किसी एक स्पेसिफिक हुकूमत की, ऑब्वियसली हमारा काम है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना, हम करते हैं, तो हमें जी बड़ी इस किस्म की नेगेटिव फीडबैक मिलती है। आप लोग किधर थे जब पिछली हुकूमतें थी और चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी तो बोलते? तो ये बड़ी हर कोई बड़ी सिलेक्टिव लगता है काम कर रहा है, बट अक्यूज किसी एक एवेन्यू को कहा जाए। आप हर एक को तो खुश नहीं रख सकते ना। बात यह है कि हम हमें जो लगेगा, जो पाकिस्तान के मफाद में हमें लगेगा, हम वही बात करेंगे। एनी हाउ, अभी हम आगे बढ़ेंगे, और एक नॉट सो गुड न्यूज़ ये है, बताया था शुरू में मैंने आपको कि जापान के हाथों शिकस्त की वजह से पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एशिया कप से ही बाहर नहीं हुआ, बल्कि अगले साल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का ख्वाब भी हमारा चकनाचूर हो गया है। वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप। सो देयर वाज अ लिटिल बिट, वो थोड़ी सी उम्मीद जो थी वो कुछ हमने खुद ही जगा दी थी अपने दिल में, लेकिन अब वो नहीं होना चाहिए। एशिया कप पूल ए के अहम मैच में जापान ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी, और बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो बना है इसमें। क्यों? पाकिस्तान ने एक्चुअली 2 बार मुकाबला बराबर किया, लेकिन दोनों गोल हमारे मुस्तरद कर दिए गए। और ये क्यों? मैं बता, एम्पायर्स का कसूर नहीं है, मतलब ये सुनते जाइए आगे। पहला गोल मैदान में 12 खिलाड़ी होने की वजह से, तो दूसरा फाउल की बिना पर मुस्तरद हुआ, और भारत को सुपर 4 में क्वालिफाई करने के लिए मेज़बान इंडोनेशिया को 16 गोल के मार्जिन से हराना था। भारत ने पहले 2 क्वार्टर्स में 6 और आखिरी 2 क्वार्टर्स में 10 गोल करके बेहतर गोल औसत पर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई किया है। सो हमारा जो है ना 12 खिलाड़ी होने की वजह से मैदान में ये मसला हुआ। हमारे 2 नहीं होने चाहिए थे, हमारे 2 गोल मुस्तरद हुए, और हमारा स्क्वाड में लिटरली 3 सिर्फ सीनियर खिलाड़ी थे, बाकी सारे यंगर लड़के थे। और वो जो 3 सीनियर टोटल स्क्वाड में थे ना, उनमें से भी अली शान वगैरह आई गेस खेल रहे थे, बड़े कैजुअल थे वो। और पाकिस्तान को इतने कोई रेड कार्ड मिले हैं, इतने कार्ड लिए हैं, और साथ इन कंपैरिजन अगर बड़े मूड हो रहा है कंपेयर करने का, लेकिन इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए 16 गोल जो थे वो करने थे, 16, और उन्होंने किए। तो ये भी तो देखे ना कि जहाँ एक टारगेट सेट हुआ है, हरीफ कमजोर था, लेकिन हमने भी उनके खिलाफ 10 किए थे। सो ओवरऑल ये सूरत हाल है। लेट्स और 10 से ज़्यादा किए थे, 10 इंडोनेशिया से किए थे ना, 10 किए थे आई गेस। एनी हाउ जनाब, जो भी सूरत हाल है,
हम 13 किए थे जस्ट बाय द वे। 13 किए थे? आई एम हियरिंग राइट नाउ। चलें भैया, आई करेक्ट, मैं सिर्फ 13 किए थे। सो बात ये है कि हमें सर्टनली एक उम्मीद की किरण थोड़ी सी इस तरह जागी है कि हमारे जो नए लड़के हैं, हमारी जो लिटरली अब नई लॉट है हॉकी की टीम में, उनसे ज़रा हमें कुछ उम्मीदें हैं और वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। और ऐसे ऐसे मौक़ों पे हमें रेड कार्ड मिले, मतलब लिटरली स्कूल लेवल की हॉकी नहीं होती, स्कूल लेवल पे वैसे हॉकी का होती है कि पैर से गेंद अंदर बाहर कर दी, फाउल किया है ना, वो नहीं करने चाहिए। So we are talking about a lot of sports today. तो हमने क्रिकेट की भी बात कर ली, फुटबॉल की तो एक्साइटमेंट आपकी बहुत है, हॉकी की भी होगी, तो गोल्फ क्यों पीछे रह जाए जी। तो हम गोल्फ की भी बात करेंगे। और इजिप्ट में हाल ही में इंटरनेशनल लेडीज़ एमेच्योर चैम्पियनशिप जी है मुनक्कद हुई है, और जिसमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली हमना अमजद ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और दूसरी उन्होंने क्या जीता है? सेकंड पोजीशन उन्होंने हासिल की है, दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की है। और जनाब हमना की इस कारकर्दगी की वजह से उन्होंने लेडीज़ यूरोपियन टूर और सऊदी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सो ये तो बड़े एक्साइटिंग थिंग्स अहेड हैं इनके लिए। और इन इवेंट्स में हमना हिस्सा लेने वाली पहली खातून पाकिस्तानी गोल्फर होंगी। That's the peg. और आपको पता है जब इस किस्म की हम खबरें सुनते हैं तो हमें एक ना रेस लग जाती है। We want to be the first ones to have them on our show, and of course हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से टोटल इंकरेजमेंट और सपोर्ट हो। हमना, how are you? Welcome to Jio Pakistan। कैसी हैं? Congratulations. Thank you, I'm good। ज़बरदस्त। अच्छा हमना, you are only 18, तो कब आपने गोल्फ स्टार्ट की, कितनी उम्र में? मैंने स्टार्ट किया जब मैं 11 इयर्स की थी, और मैंने जैकोबाद से खेलना स्टार्ट किया। मेरे फादर वहाँ पे पोस्टेड थे। ज़बरदस्त। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ एक क्लब से, और उधर से एक क्लब यानी एक आयरन से, और वहाँ से उधर ही बस प्रैक्टिस करना, और घर पर नेट और सॉफ्ट बॉल्स जो स्क्वॉश वाली होती हैं उनसे मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। तो क्या तो सीखा कैसे? हाँ, सीखा वही मैं सोचूं कि ऑनलाइन पर किस तरह, मतलब खुद देख के सीखा या कैसे? और अब्बा खेलते थे तो उन्होंने आपको ज़रा इनकरेज किया या फिर अब्बा बस जाते थे? वो खेलते थे शुरू में, तो फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया, और फिर उसके बाद बेसिक कोचिंग उन्होंने ही मुझे दी, और फिर उन्होंने मेरे लिए यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह। And then probably he gave up, but you became a professional. Yeah. ज़बरदस्त। चलो ये बड़ी अच्छी है कि अच्छी चीज़ में बच्चे को लगा दो, फिर आगे वो अपनी स्टीम पे ही चले। तो किस तरह ये मैनेज हो रहा है? You are 18, you are still a student, और अब पहले इजिप्ट वाला हो गया, और अब तो माशाल्लाह आप इतने और टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं कि वी सी फ्यूचर वेयर यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट for this. Yeah, so I have my tutors for this। वो मतलब मेरे ट्यूशन से आते हैं, और घर पर भी मैं खुद ही से पढ़ लेती हूँ, और टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम तो मैनेजमेंट इज़ द की एक्चुअली। अब ये बताइए कि सर्टनली आप पर्टिकुलरली, हमने सऊदी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप की बात की, हमने लेडीज़ यूरोपियन टूर की बात की, इसमें आप पहली खातून पाकिस्तानी गोल्फर होंगी। तो कितनी ख़वातीन गोल्फर्स हैं पाकिस्तान में जो आपकी सतह पर खेल रही हैं? कंपटीशन है, नहीं है, या बहुत कम हैं लड़कियां इस फील्ड में? पहले तो इतना कंपटीशन नहीं था, पर अब जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी इसके लिए मेहनत करती हैं कि कंपटीशन ज़्यादा हो, और अब तो काफ़ी ज़्यादा सिंगल हैंडीकैपर्स हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 25 सिंगल हैंडीकैपर्स हो गए हैं, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलता है। अच्छा, आउट ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स, मतलब वैरायटी है, चॉइसेस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वाई गोल्फ? आई जस्ट वांट टू नो, और ताकि हमारे देखने वाले भी समझ सकें इस बात को, क्या चीज़ आपको एक्साइट करती है इस स्पोर्ट में? गोल्फ में काफ़ी, मतलब आपको मेंटली प्रेजेंट होना पड़ता है। फिज़िकली तो प्रेजेंट होना ही पड़ता है, मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि लाइक यू हैव टू प्लेस योर बॉल्स, कि मैंने यहाँ पर अपना शॉट प्लेस करना है, फिर अगला शॉट बनाना कैसे है। सो इट्स मतलब थोड़ी सी फार साइटेड प्लानिंग होती है, लाइक चेस कि मैं इधर जाऊंगी तो फिर अगला वहाँ से होगा, तो इधर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ज़बरदस्त। ये बताइएगा कि सर्टनली आप अभी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन आगे भी इसी को कंटिन्यू करने का और सीरियसली इसको परसू करने का इरादा भी है, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू गिव अप। मेरा शुरू से ये प्लान था कि मैं यूरोपियन टूर पर खेलूँगी, एंड आई वाज गोइंग टू गिव द ट्रायल्स फॉर इट,
पर ये मुझे वाइल्ड कार्ड पर एंट्री ये तो आप जीत गई, मिस्र में तो आपको एंट्री मिल गई। मैंने अभी क्वालिफाई किया है, पर ये मैं एज एन एमेचर ही खेलूँगी, नॉट एज अ प्रो। सो आई वांट टू प्ले ऑन अ टूर एज अ प्रो। होपफुली आई विल डू इट वन डे। तो ये कब जाना है आपने, यूरोप और सऊदी आगे? ये नवंबर में है। नवंबर में। वैसे अभी आप पढ़ रही हैं तो आप आजकल तमाम ही नौजवानों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपके भी चल रहे हैं? जी मेरे भी चल रहे हैं। चलें, फिर तो आपने बड़ा टाइम निकाला है हमारे लिए। नहीं, ज़बरदस्त बात है। और ये ऑब्वियसली देखिए कोई काम आसान नहीं होता, तो चैलेंजिंग होता है। मतलब अगर दुनिया को यही लगे जी बाकी सब कुछ छोड़ के इसी पे हम लग जाएंगे, तो इस तरह तो ज़िंदगी चल नहीं सकती ना। यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। कंपैरिजन अगर आप करें, बिकॉज ऑब्वियसली नाउ यू हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर एज वेल, तो क्या आपको लगता है कि उस एट पार हैं हम? अभी चलो इतना ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट परहैप्स नहीं है जितने आपको पता है, ये क्रिकेट, हॉकी, अब तो फुटबॉल भी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है पाकिस्तान में, बट नॉट सो मच विद गोल्फ। तो क्या लगता है आपको कि एट पार है, फैसिलिटीज़ हैं? आप जब वहाँ लड़कियों से या बाकी स्पोर्ट्स पर्सन से मिलती हैं, गोल्फर से मिलती हैं, तो उनकी प्रैक्टिस और उनकी मेहनत और आपकी में आपको कोई डिफरेंस नजर आता है? और एक्सेसिबिलिटी वो एग्जैक्टली फ़िलहाल तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है लास्ट 3-4 ईयर्स से। हमारे जो लेडीज़ चेयरपर्सन हैं डॉक्टर आसमा और हमारे प्रेसिडेंट जनरल हिलाल जो हैं, वो काफ़ी इसके ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा नहीं था, पर अब 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं और काफ़ी समर कैंप्स लगते हैं जूनियर्स के लिए, लेडीज़ के लिए। और बाहर भी मतलब उस तरह तो नहीं है, पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। सो इम्प्रूवमेंट आ रही है, एज इन फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है आपको इस स्पोर्ट का पाकिस्तान में पर्टिकुलरली? जी अब तो हमारा जो है फर्स्ट टाइम एशियन टूर भी हो रहा है, तो इससे ही पता चल रहा है कि काफ़ी बेहतरी आई है। और जो खेलने वालों की तादाद है वो एक मखसूस नंबर नहीं है और मखसूस तरह के लोग नहीं है, अब वो एक्सपैंड हो रहे हैं। हाँ, अब तो हमारे पाकिस्तान में 300-400 से ज़्यादा लेडीज़ खेलती हैं गोल्फ। ज़बरदस्त। अच्छा, तो व्हाट इज़ द राइट एज? आप माशाल्लाह 11 साल की उम्र में आपने शुरू किया। आई एम जस्ट वंडरिंग, बहुत से ऐसे स्पोर्ट होते हैं जो बहुत ही इससे भी बहुत छोटे एज में शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है 11 इज़ ओके, या फिर यू कुड स्टार्ट एट 8 मे बी? आई डोंट नो। यू कैन स्टार्ट इट लाइक 5-6, कभी भी आप गोल्फ तो लाइक माई ब्रदर, ही इज़ 4 years old and he plays. Your brother is 4 years old right now, and he also plays. Yeah, he plays. So अभी आप जो ब्रेक में बता रहे थे कि आपका भाई खेलते हैं, वो 4 साल के बच्चे की बात हो रही है? I have 3 brothers. अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद उसको आपने काउंट हम एक और बात कर रहे थे ब्रेक में, वो रिलेट हो गई है। अच्छा माशाल्लाह 3 भाई, आप एक ही बहन है? जी। क्या अचीवर, देखो मुझे बड़ी खुशी होती है। नहीं, 2 भाई खेलते हैं। 2 भाई खेलते हैं, तो बाकी और भाइयों का ज़्यादा किस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है? और मेरा भाई है वो सिर्फ पढ़ता है। और ज़बरदस्त। ओके, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो बच्चा जो करना चाहे ना उसको वो करने देना चाहिए। बिल्कुल, और इनकरेज करना चाहिए। और इनकरेजमेंट का मतलब है ये नहीं कि लफ्ज़ी इनकरेजमेंट कि हाँ बेटा जो करना है कर लो, मतलब फैसिलिटेट करें, बच्चे के साथ जाएं, उसके लिए एवेन्यूज ढूंढें ताकि आपके बच्चे चैंपियन बन सकें, जिस तरह के हमारे सामने एक चैंपियन आपका ये लेडीज यूरोपियन टूर होगा, सऊदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगी, और आप जब इससे होके आएंगे तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। थैंक यू हमना फॉर बीइंग हियर विद अस। बड़ी खुशी होती है जब हमारे पास यंग अचीवर्स आए, एंड इट्स मतलब बाकी हमारी ज़रा डिप्रेशन में खबरें जा रही होती हैं और एकदम से एक ब्राइट लाइट हमें नजर आती है। You know, that's what makes जियो पाकिस्तान जियो पाकिस्तान। That's true. अच्छा जी, बलोचिस्तान में से कभी बलोचिस्तान में सूबाई हुकूमत ना समझ में नहीं आते, कभी भी मुझे तो कभी नहीं समझ आते वहाँ के मामलात। मतलब हर हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद, हर 4 हफ्ते बाद कोई किसी के साथ मिल जाता है, कोई किसी से दूर हो जाता है। तो इस मरतबा भी यही सब कुछ हो रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में बलोचिस्तान में सियासी उतार चढ़ाव बिल्कुल ही अलग नौयत का होता है, और कब कौन हुकूमत में आ जाए, कब कौन अपोजिशन में बैठ जाए, कब सियासी हलीफ हरीफ बन जाए, ये किसी को मालूम नहीं पड़ता। और महज 8 माह पहले मुंतखब होने वाले वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बिजिंजो के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के जाम कमाल ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, जो कल नाकाम हो गई। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए 13 अरकान की ज़रूरत थी, 11 ने हिमायत में वोट दिए। कायम मकाम स्पीकर ने मतलूबा अरकान की हिमायत ना मिलने पर तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर करार दिया। बलोचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम
नया नहीं है, लेकिन 29 मई से सूबे में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपको पता है। लेकिन इस मामले पर आपको बता दें कि इस मामले पर खुद एडिशनल एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान ने एतराज़ात उठा दिए हैं। वो कहते हैं कि लोकल बॉडी एक्ट 2010 में तरमीम किए बगैर इंतखाबात हुए तो बलोचिस्तान हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ अदालत को इस हवाले से यकीन दहानी कराई गई थी कि मुजव्वज़ा तरामीम के बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे। तो ऑलरेडी कुछ सेटलमेंट हो गई थी, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, इसके बगैर नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि बलोचिस्तान की सियासी क़यादत जो है वो जिस तरह हमने कहा था आपसी झगड़ों में ही माशाल्लाह इतने वो बिजी रहते हैं कि उनका ध्यान तो कहीं और है नहीं जी। और इसी में हम बात करते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान मीर शहक बलोच हमारे साथ हैं। अब ये फरमाइएगा कि बलोचिस्तान में जो कुछ सामने आ रहा है, आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो हम तक पहुँचे हैं, क्या लगता है मौजूदा निज़ाम के तहत जो इंतख़ाबात हैं इनका फ़ायदा नहीं है, आपके रिजर्वेशंस हैं क्या, और खुलकर बताइए। जी, इस तरह है कि हमारे जो मौजूदा बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं ये 2010 के एक्ट के तहत हो रहे हैं। 2010 के एक्ट के तहत अगर मैं आपको मुख्तसर यही बता दूं, हमारा क्वेटा है मेट्रोपॉलिटन। तो मेट्रोपॉलिटन का जो कौंसल अपना बजट मंजूर करता है, उस बजट का अप्रूवल जब तक कमिश्नर नहीं दें तो वो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। मतलब एक पूरा जो अपना इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन है वो एक कमिश्नर के रहमो करम पे है, तो इस वजह से इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशली अगर हम 2001 का जो था आपका नाज़मीन का जो उस वक्त ऑर्डिनेंस आया था या फिर बाद में उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन दिया गया कानूनी, उसके अंदर जो इख्तियारात थे अगर आप उसके निस्बत अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि 5% भी इनके पास इख्तियार नहीं है। उस ज़माने में भी जब 2015 का जो ये एक्ट आया था तब बलूचिस्तान में उस ज़माने में 32 डिस्ट्रिक्ट थे। 32 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 31 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस ज़माने में जो हुक्मरान थे वही उनके नुमाइंदे आए हुए थे, लेकिन वो उनको इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं थे। वो कोर्ट में आया, कोर्ट ने फिर बाकायदा डायरेक्शन दिया, फिर कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फ़ाइल हुआ। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के अंदर 2019 दिसंबर में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अश्योर करवाया था कि जी मैं इनके अंदर अमेंडमेंट करूँगा। आज इनके पास अगर आप इनको ये जो इलेक्शन करवाएंगे ये वही होगा 0/0, कोई भी इख्तियार के पास नहीं है। अच्छा शेख बलोच साहब, ये कानून साजी सूबे के लिए अहम सही, लेकिन बलोचिस्तान की सियासी क़यादत को अगर हम देखें तो मतलब बिल्कुल एक म्यूज़िकल चेयर जैसी एक बेयकीनी है, और मसला तो बिल्कुल यही है कि लोग बदलते भी रहते हैं। तो इस तरह के अदम इस्तेहकाम में क्या ये मुमकिन भी है कि बल्दियाती क़वानीन में तरमीम जो है वो नियर फ्यूचर में हो सके? मैं अगर गलत नहीं हूँ अप्रैल के शुरू में जिन्होंने अमेंडमेंट तो पेश किए थे कि जी हम अमेंडमेंट लाएंगे, अमेंडमेंट लाने के साथ इनको हम ज़्यादा फाइनेंशियल इख्तियारात देंगे और जो नुमाइंदे हैं उनके लिए भी हम कोई पैकेज रखें ताकि वो तहे दिल से काम वो करें। लेकिन उनके अंदर इनका जो सा था दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी बड़ा माजरत के साथ, मतलब मैं किसी को हिट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात ये होगा कि मेरा काम एक जो पार्लियामेंटेरियन है उनका काम है कानून साजी। अगर वो नाली बनाएंगे, गली बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये नाली गली बनाना ये जो सा है आपका लोकल बॉडीज़ का है, बल्कि अगर आप सिंध में जाएं, केपी में जाएं, वो रोड तक बनाते हैं। हमारे यहाँ का जो हम जिसको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं 3 दर्जे होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कौंसल होता है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, एक मेट्रोपॉलिटन। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का बात कर रहा हूँ, तहसील का बात नहीं कर रहा हूँ। मेट्रोपॉलिटन के पास ये तक इख्तियार नहीं है। वहाँ पे वो अंडर पासेस बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं। हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है CNW, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जब तक इसके अंदर वो नहीं लाएगा निचले सतह पे नहीं जाएंगे। जो हमारा पसमानदगी है मज़ीद इसी तरह रहेगा। शुक्रिया अमीर साहब, और होपफुली ये मामला जल्द किसी न किसी तरीके से सेटल डाउन हो जाए। जी, दैट इज ऑल एंड वी आर गोना सी यू ऑन मंडे। बाय।